नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुद को बचाकर रखें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का नियमित व्यवहार में शामिल करें, नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहे। राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में शौचालय से बरामद किया पुलिस ने विवाहिता का शव, ससुराल पक्ष के लोग फरार। बाबूवरही के देवरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, दोनों पक्ष से एक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मधुबनी शहर में नगर निगम का जल जमाव के विरोध में हुई तैयारियों का खुला पोल, हल्की बारिश से ही मोहल्ले भर में हुआ जल जमाव। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बेनीपट्टी थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। रईका थाना क्षेत्र के कोठा टोल निवासी पीड़ित वृद्ध महिला अपने दिव्यांग पुत्र के साथ अंचल कार्यालय के सामने बैठी धरना पर। देवधा थाना की पुलिस ने जयनगर से 3 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। साहरघाट और मधवापुर थाना क्षेत्र के 3 अलग जगहों से पुलिस ने बरामद किए 306 लीटर विदेशी शराब, 3 वाहन जब्त, 4 धंधेबाज गिरफ्तार। रईका में अब तक नहीं हो सका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, अधर में लटकी है योजना। जयनगर के परवा बेलही पंचायत के दर्जनों लाभुक पीडीएस अनाज से है वंचित, विक्रेता के द्वारा नहीं दिया जा रहा अनाज, लाभुकों ने कार्यालय पर जमकर काटा बवाल। मधेपुर के दर्जिया गांव से जल मीनार से नहीं निकला जल, टपकने लगा शराब। जयनगर प्रखंड के कई पंचायतों में लोग अब तक नल जल योजना से है वंचित। 2018 में लगाई गई बोरिंग और बिछाई गई पाइप, अब तक नहीं आया नल में जल। मधवापुर प्रखंड के रामपुर गांव में खेतों में लगा है पानी, धान की रोपनी के लिए किसानों को दमकल चलाकर सुखानी पड़ रही है खेत। लौकही के झहुरी गांव में वज्रपात से एक 28 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से जल जीवन हरियाली को लेकर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल ब्लड बैंक में ब्लड प्लस और रक्तदाता ग्रुप ने लगाया कैंप, 30 व्यक्तियों ने किया स्वेच्छा से रक्तदान। जयनगर के कुरहिया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रहमतुल्लाह ने इच्छिक कोष से कराया घाट का निर्माण। मधुबनी के एलआईसी अभिकर्ता कार्यालय में अभिकर्ताओं की हुई बैठक, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय 16 से 30 जून तक अभिकर्ता मनाएंगे अभिकर्ता विश्राम दिवस। जयनगर के मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में 10 दिन से चल रहे गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस का हुआ समापन। और मधवापुर के नवटोली में कोरोना मुक्ति की कामना को लेकर कलाकार भक्तों ने किया हनुमान आराधना। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेहटा गांव में अपने घर से 20 फीट की दूरी पर एक निर्मित शौचालय से एक विवाहिता का शव बरामद किया गया है।
हालांकि इस घटना के कारणों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं ससुराल पक्ष के लोग फरार बताए जा रहे हैं। मृतका 21 वर्ष की है और उसकी शादी आज से 2 साल पहले गांव के ही राम इकबाल यादव से हुई थी और उसकी एक 5 माह की बेटी भी है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर इस मामले में अब तक पुलिस को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेहटा में एक विवाहिता का शव मिला है। विवाहिता का शव घर से करीब 20 फीट की दूरी पर निर्मित शौचालय से पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। मृतका के ससुराल पक्ष के लोग फरार बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय मृतका रानी देवी की शादी करीब 1.5 वर्ष पूर्व बेहटा गांव के राम इकबाल यादव से हुई थी। विवाह के उपरांत मृतका को एक 5 माह की बच्ची है। उधर महिला के शव मिलने की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी राकेश रंजन व एसएचओ अरविंद कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की प्रारंभिक जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल प्राथमिकी के लिए आवेदन नहीं दिया गया है, जिससे हत्या के स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। एसएचओ रविंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिकी के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल केस की जांच की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र से इन दिनों मारपीट की खबर लगातार सामने आ रही है और एक बार फिर देवरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और वह मारपीट हिंसक झड़प में बदल गया। जहां दोनों पक्ष से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं दोनों पक्ष के द्वारा स्थानीय थाना में एक दूसरे के विरोध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के देवरा गांव में जमीन में घर बनाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष से एक आदमी घायल हो गए। इस बाबत दोनों पक्षों से स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। हालांकि यह घटना शुक्रवार की है, लेकिन थाना में रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्रथम पक्ष के अमरनाथ शर्मा के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि शंभू यादव और श्री प्रसाद अपने 10-15 सहयोगियों के साथ लाठी, फरसा और अन्य धारदार हथियारों के साथ उसके निजी जमीन पर पहुंचकर जबरदस्ती खुट्टा गाड़कर घर बनाना शुरू किया, जबकि उस जमीन पर न्यायालय में कई वर्षों से टाइटल सूट का मामला चल रहा है। जब घर बनाने से मना किया तो शंभू यादव और श्री प्रसाद अपने सहयोगियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। बीच बचाव में आए बेटे पंकज कुमार बुरी तरह घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के शंभू यादव ने प्राथमिकी में बताया है कि वह अपने निजी जमीन पर मवेशी के लिए घर बना रहा था। उसी समय अमरनाथ शर्मा, पंकज शर्मा, राजलाल शर्मा तथा वासुदेव शर्मा सभी धारदार हथियार से लैस होकर आए और गाली गलौज करते हुए घर को गिराने लगे। जब श्री प्रसाद यादव ने घर गिराने से मना किया तो अमरनाथ शर्मा फरसा से प्रहार कर दिया, जिसमें श्री प्रसाद यादव का दाहिना हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन फानन में प्राथमिक उपचार के बाद उसे मधुबनी रेफर किया गया। हालांकि इस घटना की पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष रामाशीष कामती ने कहा कि दोनों पक्ष से प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में जल जमाव की तैयारी से निजात पाने को लेकर नगर निगम प्रशासन कई तरह के तैयारियों का दावा कर रहा है, लेकिन यह तैयारियों का दावा बिल्कुल उनकी तरह खोखला साबित हो रहा है। हल्की बारिश से ही नगर निगम के कई मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं कि आने वाले बरसात के दिनों में मधुबनी शहरी क्षेत्र का क्या हाल होगा। मधुबनी में जल जमाव न हो, इसके लिए नगर निगम कई तरह की तैयारियों का दावा कर रहा है, पर हकीकत तो यह है कि मोहल्ले में सामान्य बारिश के बाद ही पानी लग जाता है। सामान्य से अधिक बारिश हुई तो घर के अंदर तक चला जाता है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मुमताज ने बताया कि नाला नहीं बनने के कारण यह समस्या आ रही है। निगम के अधिकारी संबंधित कर्मी की उदासीनता के कारण यह नाला 2 वर्षों बाद भी नहीं बन सका है। नाला पर अतिक्रमण से समस्या बढ़ी है। यहाँ पर सामान्य बारिश में भी लोगों की हालत नारकीय हो जाती है। वाहनों का आना जाना बंद हो जाता है और बारिश में लोग घर से भी नहीं निकलते और इस कारण यहाँ की हालत दिन प्रतिदिन और ज्यादा ही खराब होती जा रही है। केनाल डंप रहने से शहर के कई मोहल्ले में जल जमाव की समस्या बारिश होने पर गंभीर हो जाती है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव
राम सुद्धिखष्ट यादव ने कहा कि कैनाल से मैन्युअल कचरा निकालने की कोशिश होती है, लेकिन वह कारगर नहीं हो पा रहा है। कचरा फिर से तलहटी में ही चला जाता है और कैनाल से पानी का बहाव नहीं हो पाता है। कैनाल पक्कीकरण की गति भी काफी धीमी है, इसलिए इस साल भी इसकी हालत दयनीय है। गंदे पानी के बीच दिन रात बच्चों के साथ गुजारना नियति सा बन गया है। जल निकासी की पारंपरिक साधन को खत्म करने के कारण वार्ड का बस्ती का एरिया सामान्य बारिश में भी बजबजाने लगता है। यहां से पानी का बहाव बंद है। लगभग 1000 परिवार के लोग काफी बदहाल हाल में रह रहे हैं। मोहम्मद मुमताज आलम, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जिसे श्री राम सुजीत यादव जी महासचिव बिहार स्टेट के, उनके सहयोग से मुझे मधुबनी जिला का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मधुबनी जिले में पिछले कई वर्षों से देखता आया हूं कि बिहार सरकार द्वारा कई बार जल निकासी के लिए लगातार पैसे आवंटित किए जाते हैं और प्रशासनिक स्तर पर सही ढंग से काम नहीं होता है। जिले के लोगों को हल्के बारिश में भी चलना फिरना दुर्लभ हो जाता है और अभी भी कई कॉलोनियों का हालत बहुत जल जमाव को लेकर सही नहीं है। माननीय समाहर्ता महोदय से आग्रह है कि वो स्वयं रुचि लें और जहां तक संभव हो जितना जल्द हो सके जल निकासी के ऊपर ध्यान दिया जाए। आपका क्या कहना है? मैं राम सुधीर यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी बिहार। मधुबनी शहर हमेशा बाढ़ में या बारिश में हमेशा डूबता रहा, हमेशा बारिश में अस्त व्यस्त जिंदगी हो जाता है वर्षों से। लेकिन 2 साल पहले जब मधुबनी के जल निकासी के लिए एक प्लान बना तो मधुबनी वासी को एक आशा की किरण जगा कि अब हम लोगों को जल निकासी से निजात मिल जाएगी। लेकिन 2 साल से यह योजना चालू है और नाला बन रहा है, खोदाई जारी है और पूरे शहर को खोदवा करके तहत मैंने ऐसा कर दिया जो लोगों के हाल, रोजगार, बिजनेस सारे चीज ठप पड़ गया। लेकिन 2 साल के अंदर में मात्र अभी 15 से 20% निर्माण हो पाया है नाला का। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। इसलिए हम जिला प्रशासन से पुनः आग्रह करेंगे कि यथाशीघ्र इस योजना को पूरा करते हुए लोगों के हाल रोजगार जो बाधित। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश रविवार की शाम बेनीपट्टी थाना पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने प्रशिक्षु डीएसपी राकेश कुमार रंजन के 2 माह के कार्यकाल का भी अवलोकन किया। साथ ही क्षेत्र भर में हो रहे अपराध व अन्य चीजों से संबंधित पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को कई निर्देश भी दिए। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने रविवार की शाम बेनीपट्टी थाना पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान प्रशिक्षु डीएसपी राकेश कुमार रंजन के 2 माह के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का अवलोकन किया। एसपी ने इस दौरान थाना डायरी, चौकीदारी पंजी, ओडी पंजी समेत कई पंजियों का अवलोकन किया और इस दौरान कई पहलुओं पर भी प्रशिक्षु डीएसपी को जानकारी दी। वहीं नए एसएचओ अरविंद कुमार को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, भूमि विवाद का त्वरित निराकरण किए जाने, शराब कारोबारियों के खिलाफ अनवरत छापेमारी किए जाने, गश्ती 100 समय निकालने, बैंक, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप की निगरानी के लिए रोजाना पहुंचने का सख्त निर्देश दिया। आपराधिक मामलों में संलिप्त व्यक्तियों की खोज खबर लेते रहने के साथ रोजाना वाहन जांच कराए जाने का निर्देश दिया। एसपी ने बताया कि प्रशिक्षु डीएसपी के कार्यकाल के पंजियों का अवलोकन किया गया है और यह देखने का प्रयास किया गया है कि अब तक उन्होंने क्या क्या सीखा है। वहीं समीक्षा के दौरान अधिकारियों को भी कई निर्देश दिए गए। मौके पर डीएसपी अरुण कुमार सिंह, सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, अवर निरीक्षक मृत्युंजय कुमार उपस्थित रहे। जिसमें यहाँ पे जो प्रशिक्षु डीएसपी थे उनके द्वारा पिछले अपने कार्यकाल में जो यहाँ थे उसमें क्या क्या इनके द्वारा सीखा गया है, क्या क्या इन्होंने जानकारियाँ प्राप्त की है,
उस संबंध में आज यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है। कुछ चीज़ों में सुधार देखने को मिला है, कुछ में और सुधार की आवश्यकता है, जिसमें और इनको कड़ी मेहनत करने की जरूरत दिखाई पड़ती है। और कोई खास दिशा निर्देश दिया गया हो? खास दिशा निर्देश यही है कि अब इस थाना क्षेत्र में अब गश्ती वगैरह तेज करेंगे। शराब पर काफी अच्छा कार्रवाई इन लोग का हो रहा है लगातार, उस पर कार्रवाई जारी रखेंगे और आसपास में शांति चोरी उरी की घटना न हो उसके संदर्भ में, या जमीन विवाद में भी पूर्व में यहाँ पर ग्रसित रहा है, उस संबंध में भी एक जानकारियां इकट्ठा करके उसको निदान करने का कोशिश करेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रहिका थाना क्षेत्र के कोठा टोल निवासी एक वृद्ध महिला अपने दिव्यांग पुत्र के साथ रहिका अंचल कार्यालय के सामने धरना पर न्याय के लिए बैठ गई है। गौरतलब है कि वृद्ध महिला का कहना है कि उनके घर में कोई नहीं है और उनका पुत्र दिव्यांग है। उनके जमीन को भूमाफिया के द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर वह थाना में कई बार आवेदन दे चुकी है। यहां तक कि वह सदर एसडीओ अभिषेक रंजन तक को न्याय के लिए गुहार लगा चुकी है, उन्हें आवेदन दे चुकी है। लेकिन पीड़ित महिला का आरोप है कि अधिकारी भी उस भूमाफिया वाले लोगों के साजिश में शामिल है, जिस वजह से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और तब तक वह हड़ताल पर रहेंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाएगा। पीड़ित महिला ने साफ तौर पर कहा है कि वह धरना पर रहकर अपनी आत्महत्या स्वीकार करेंगी, लेकिन न्याय से पहले धरना को खत्म नहीं करेंगी। रेणु देवी और उनके दिव्यांग पुत्र आकाश झा के द्वारा रहिका अंचल कार्यालय के सामने अंचल अधिकारी और सदर एसडीओ अभिषेक कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। पीड़ित वृद्ध महिला कोठा टोल रहिका की निवासी है। पीड़ित महिला ने बताया कि भूमि पर भूमाफिया के द्वारा राजनीतिक संरक्षण में घर सहित पूरे भूमि को कब्जा कर घेराव कर लिया गया है। वहीं दिव्यांग पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया गया और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कई बार मारने का भी प्रयास किया गया। रहिका थाना को बार बार आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रहिका थाना दिवस के दिन कितनी बार लिखित रूप से न्याय के लिए आवेदन और अंचलाधिकारी के लिए गुहार लगाया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने एसडीओ अभिषेक रंजन के समक्ष न्याय की उम्मीद से गई, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पीड़िता का आरोप है कि एसडीओ किसी राजनीतिक और भूमाफिया के दबाव में या उसका साथ देकर यह काम कर रहे हैं। पीड़िता ने कहा कि यदि उसके और उसके दिव्यांग पुत्र के साथ कोई अप्रिय घटना या हत्या होती है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। उसे जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह भूख हड़ताल पर बैठकर रहेगी। वह आत्महत्या कर लेगी, लेकिन न्याय मिलने से पहले भूख हड़ताल को नहीं खत्म करेगी। देखिए, आज जो है ये वृद्ध माता जी के द्वारा, और ये दिव्यांग हैं जो कि मुख बधिर हैं, बोल नहीं पाते हैं, इन्होंने इनके जमीन पे व घर पे अवैध कब्जा हो गया है भूमाफियाओं के द्वारा, जो कि कोविड काल से पूर्व हुआ था। इन्होंने अंचल अधिकारी को, एसडीएम सदर को, जहां तक कि थाना को बार बार आवेदन दिया। वह आरटीआई के तहत, सूचना के अधिकार के तहत ये जानना चाहा कि मेरे आवेदन का क्या हुआ। एसडीएम सदर से जब ये मिलने गए तो एसडीएम सदर ने इनको प्रताड़ित किया, अपमानित किया और भगा दिया, क्योंकि एसडीएम सदर जो है अभिषेक जी, वो भूमाफियाओं को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। वह राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहे हैं और उसी की संलग्नता में यहाँ के अंचल अधिकारी भी कार्य कर रहे हैं। वर्तमान की स्थिति ये है कि इनके पास घर का घेराव हो चुका है, घर से लगे हुए बगीचे का घेराव हो चुका है, जो कि एसडीएम सदर से जब इन्होंने बात किया परसों तो उन्होंने इनको प्रताड़ित करके, अपमानित करके भगा दिया। अब ये जाएं तो जाएं कहां, इसीलिए इन्होंने आज अनशन किया है कि घर से तो निष्कासित हो ही गए हैं, तो अब जाए तो जाए कहां। सुबह से ये 10 बजे से बैठे हैं, किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी व शासनिक अधिकारियों ने इनका जायजा नहीं लिया। ये वृद्धाएं 80 वर्ष की उम्र होगी और ये दिव्यांग है, इसीलिए ये अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल पे बैठे हुए न्याय के लिए। विकलांग को ये थाना गवाह है, रहिका थाना दौड़ते दौड़ते रहिका थाना तबाह है मेरा वहाँ। बार बार गाड़ी गाड़ी दिए हैं हमको, यहाँ से पूछ लीजिए पूरा समाज, तो हमको पास में लाठी नहीं है, ये विकलांग का है, हम कैसे घर छोड़े। अभी सरकार घर देते, हमको घर से निकलना चाहते, यहाँ दैनिक पर हम गुहार लगावेंगे जो हमारा कागज जाए, हमारा चीज है तो जाए के गुहार ज्यादा कर दिए हैं, बगीचा का घेराव कर दिए हैं,
बार बार महेश्वर यादव कहते हैं कि घर से निकल जाओ, मेरा घर है विपुल यादव का पुतौ है, निकलो हमारा घर से। बार बार हमको पास लाठी नहीं है, ये मुखबद्धित लड़का है, तो सब तो कैप्चर कर लिए हैं। यहाँ हम गुहार लगाते हैं कितना दिन से ये न्याय करके, जिसको पक्ष में है, जिसको कागज है से हम न्याय करके, तो ये लटपटा करके रखे हैं। डे न्यूज के लिए अभिनव कुमार झा की रिपोर्ट। देवधा थाना की पुलिस ने जयनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों फरार वारंटी कई दिनों से फरार चल रहे थे। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। देवधा थाना की पुलिस ने 3 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वारंटियों में कौन्हा गांव निवासी तुलसी मुखिया, उसराही निवासी मदन सहनी और गंगा सहनी शामिल है। वहीं देवधा थाने की पुलिस ने गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के रजौली गांव में सड़क मार्ग से एक मोटरसाइकिल पर ले जा रहे 360 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर गांव निवासी मोहम्मद इसराफिल बताया जा रहा है। पुलिस ने शराब सहित बाइक जब्त कर लिया है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अलग अलग जगहों से छापेमारी के दौरान शराब की कई खेप के साथ आरोपियों को गिरफ्तार होने की जानकारी डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने साहरघाट थाना पर दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जमानत पर जेल से निकले शराब कारोबारी फिर से अपराध संलिप्त नहीं हो, इसके लिए उनके आपराधिक इतिहास खंगालकर उसकी रिपोर्ट कोर्ट को की जाएगी। डीएसपी ने कहा कि शराब मामले में पुलिस काफी सख्त है, लगातार छापेमारी कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने साहरघाट और मधवापुर थाना क्षेत्र की 3 जगहों से 306 लीटर शराब के साथ 3 वाहन और 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तरा चौक के पास ऑटो में ले जाई जा रही 36 लीटर शराब की खेप के साथ दरभंगा के एक धंधेबाज कामोद महतो को सब इंस्पेक्टर सुदिष्ट शर्मा ने गिरफ्तार किया। केरवा में एएसआई विष्णुदेव मंडल ने छापेमारी कर दूसरा धंधेबाज फकीर चंद्र यादव को 225 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। जानकी नगर में मधवापुर के थानाध्यक्ष गया सिंह ने बाइक पर ले जा रहे 45 लीटर शराब की खेप के साथ 2 आरोपी को चंदन सहनी और साजन मुखिया को गिरफ्तार किया। डीएसपी के प्रेस वार्ता के मौके पर थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान सहित कई सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। कई जगहों से शराब बरामद की खबर आई है, क्या मामला है सर? आप डीएसपी अरुण कुमार सिंह। इस अनुमंडल में हमारे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश बाबू द्वारा ये कड़ा निर्देश है कि छापा ये शराब के विरुद्ध एकदम निर्मूल करना है। जो सरकार का आदेश है उसका अक्षरशः पालन करना, उसके उद्देश्य का पूर्ति करने के लिए इस अनुमंडल में शराब के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है और सभी थानेदार लगातार आसूचना संग्रह शराब विरोध अभियान कर रहे हैं। कहां से क्या ये इसी क्रम में कल संध्या गश्ती 13/6/21 को संध्या गश्ती में थाना प्रभारी को सूचना मिला कि ये कुछ एक टेम्पू में शराब लोड करके बसेठा की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्क्षण कार्रवाई करते हुए संध्या गश्ती में तैनात सुदिष्ट शर्मा अन्नी है, इनके द्वारा कार्रवाई की गई। जो उत्तरा चौक के पास शराब बरामद हुई उस टेम्पू में, जिसमें जो सवार थी यात्री जो दारू लेके जा रहा था शराब, उसमें कुमोद महतो पिता बेनी महतो पौनी थाना जाले दरभंगा का है, उसे 120 बोतल शराब नेपाली बरामद हुआ जो कुल 36 लीटर है। और पुनः रात्रि में सूचना मिली कि फकीर चंद यादव के घर में शराब रखा हुआ है, ये शराब व्यापारी है। इस सूचना पर सवानी विष्णुदेव मंडल को थानाध्यक्ष साथ गए और वहां छापामारी किए नियमतः। वहां पहुंचे तो फकीर चंद यादव भागने लगे, जिसे पुलिस द्वारा इन लोगों द्वारा पकड़ लिया जो आपके सामने है। उनके यहां से 225 लीटर शराब बरामद हुआ। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। एक पूर्व में ये जेल भी जा चुका है। अच्छा, पहले जेल आरोपित है, यह जमानत पे है। इसके जमानत तोड़ने के लिए विधि सम्मत उचित माध्यम से मान्य न्यायालय से संबंधित मान्य न्यायालय से अनुरोध किया जा रहा है। जमानत भी तोड़ाया जाएगा, ऐसा प्रक्रिया है।
कि जिस केस में, जिस कांड में, जिस धारा के अंतर्गत पूर्व में वह कोर्ट से, माननीय न्यायालय से जमानत पे हैं, आप उसी प्रकार का अगर वो अपराध करते हैं तो माननीय न्यायालय से अनुरोध कर जमानत तोड़ने हेतु अनुरोध किया जाएगा, जो माननीय न्यायालय द्वारा तोड़ ही जाता है। जो जमानत है उसको समाप्त कर दिया। लगातार गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है, बावजूद इसके ये धंधा में लोग रोज लग रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे शराब कारोबारियों? ये कारोबारी बचेंगे नहीं, ये लगातार वो कर रहे हैं तो पुलिस भी पीछे नहीं है। आप इसे देखे रोज मधवापुर में पकड़ाया है जी, मधवापुर आप जान रहे, मधवापुर पकड़ाया है, बेनीपट्टी पकड़ा, हर जगह पकड़ाया है शराब। काफी क्षति है, शराब धंधेबाज को भी गाड़ी पकड़ा रहा है, गाड़ी राजसात हो रहा है। और आप लोग से भी है कि सहयोग करें, पुलिस सक्षम है, कार्रवाई करेगी। आप सूचना दें, हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी।
कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस्ड वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बीते 5 सालों से रहिका प्रखंड मुख्यालय के समीप 30 बेड का बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण अब तक शुरू भी नहीं हो सका है। वहां की हजारों की आबादी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जूझ रही है और उन्हें कई लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन एक तरफ जहां लोगों को इस बात की खुशी थी कि जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की उन्हें सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ पीएचसी का भवन तक वहां जर्जर पड़ा हुआ है। वहीं इसको लेकर भाकपा माले, भाकपा, माकपा, राजद समेत कई राजनीतिक व समाजसेवी संगठनों ने स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। बीते 5 वर्षों से रहिका प्रखंड मुख्यालय के समीप बनने वाला 30 सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जबकि जिला के अन्य प्रखंड में सामुदायिक अस्पताल निर्माण कार्य की मंजूरी बाद में मिलने पर बनकर तैयार हो गया। लेकिन रहिका प्रखंड कार्यालय से सटा हुआ पुराने पीएचसी का जर्जर भवन सहित जमीन खाली पड़ा हुआ है। कम्युनिटी अस्पताल निर्माण की खबर से लोगों में खुशी छाई हुई थी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार मजबूत कर रही है। निर्माण कार्य शुरू नहीं होने की स्थिति में भाकपा माले, भाकपा, माकपा, कांग्रेस, राजद व रालोसपा राजनीतिक दल सहित कई सामाजिक संगठन के नेतृत्वकर्ता ने सामुदायिक अस्पताल निर्माण शुरू करने के लिए आंदोलन कर आवाज बुलंद की। आधा दर्जन से अधिक धरना प्रदर्शन करने में सिविल सर्जन ने हर एक बार आश्वासन दिया कि
30 बेड का अस्पताल रहिका में इस वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भवन निर्माण के एजेंसी BMCICL को निर्माण कार्य के लिए निर्देश जारी करने में उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, जिसके कारण लोगों में कम्युनिटी अस्पताल निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने से नाराजगी जता रहे हैं। जिला परिषद सदस्य महादेव सहनी, माकपा जिला सचिव भोगेंद्र यादव, भाकपा माले के प्रेम कुमार झा व भाकपा के जिला सचिव मिथिलेश झा, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा सहित राजनीतिक दलों के नेताओं ने सामुदायिक अस्पताल निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। PHC के स्वास्थ्य प्रबंधक ने बताया कि सिविल सर्जन को सामुदायिक स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्य नहीं होने की जानकारी से अवगत कराया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के परवा बेल्ही पंचायत के दर्जनों लाभुक अनाज से वंचित है। गौरतलब है कि उन्होंने PDS विक्रेता पर आरोप लगाया है कि मई और जून माह, अप्रैल और मई, जिसका मुफ्त में सरकार ने अनाज देने की घोषणा की थी, वो उन्हें अभी तक नहीं मिला है। और जब वह PDS दुकान के पास, विक्रेता के पास अनाज की मांग के लिए गए तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं इसको लेकर अनाज से वंचित लाभुकों ने कार्यालय पर भी जमकर बवाल काटा। जयनगर प्रखंड के परवा बेलही पंचायत के दर्जनों लाभुकों को PDS विक्रेता के द्वारा अनाज नहीं दिए जाने को लेकर सोमवार को अनाज से वंचित लाभुकों ने अनुमंडल कार्यालय पर बवाल काटा। लाभुक चंद्रवीर साह, दिनेश कुमार साह, रामप्रीत साह, रंजू, बबीता, शीला, रामकुमारी, सुलेखा, पुनीता समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि वह दलित महादलित परिवार से आते हैं। सरकार के द्वारा उन्हें राशन कार्ड मुहैया कराया गया, लेकिन PDS विक्रेता के लापरवाही के कारण बीते अप्रैल और मई महीने के अनाज से अभी तक सभी को वंचित रखा गया है। लाभुकों ने बताया कि पूर्व में पंचायत में PDS विक्रेता विंदेश्वर यादव के दुकान से अनाज उठाव करते थे। उन पर कार्रवाई होने के बाद उसी पंचायत के रुचि कुमारी नाम की PDS विक्रेता से अनाज का उठाव करते थे। अप्रैल महीने में अनाज लेने पहुंचे तो रुचि के द्वारा किसी अन्य PDS विक्रेता के दुकान से अनाज उठाव करने की बात कही गई। जब बताए गए PDS विक्रेता के पास पहुंचे तो वहां अनाज दिया ही नहीं गया। फिर दोबारा रुचि के PDS दुकान पर गए तो अनाज देने से मना कर दिया गया और नाम नहीं होने की बात कही गई। कोविड को लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन अवधि के 2 महीने मुफ्त घोषणा से गरीब परिवारों को वंचित रहना पड़ रहा है। वहीं इन्हीं बिंदुओं को लेकर दर्जनों लाभुकों ने SDO बेबी कुमारी से मुलाकात कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। SDO बेबी कुमारी मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाई है। ये है रुचि कुमारी, इनके घर परिवार में सब लिखित करिएगा ना, तो अभी जितना पब्लिक है वो सब सुन लेगा ना। कहाँ सब का हमरा संख्या 4 गांव में नहीं 3 महीना से दौड़ रहा है। किनका ले चलिए सामान? सामान ले चले कहाँ? रुचि कुमारी क्या बोला डीलर, क्या बोला? नहीं है सामान, नहीं देंगे, ऐसी कैसी रखेंगे। की नाम अहाँ के भेल? की नाम भेल अहाँ? कहे आप लोग आए हैं अनुमंडल? हमरा और के सर 3 महीना के 4 गो हमने दिल के या डीलर कहे या जाओ डीलर ला से डीलर ला, डीलर ला से डीलर ला। आए के बाद बाकी हमार कोनो डीलर लगलिए 3 महीना के हमरा के 4 गो हमने दिल की। अभी कहाँ के पास गए थे आप? राम अधीन निराला डीलर जो एक एकरा पास गेल रहिए, एक हनुमान नगर में वो डीलर, एक डीलर जो है से बान पर से राम दिनेश उनका लगे रहिए। पहले आपको कहाँ मिला था? पहले हमरा और के बिंदेश्वर डीलर में मिले चले। उसका क्या कहना है अभी? तो बिंदेश्वर डीलर के कोटा खत्म हो गए तो हमरा और के दिया लगले राम अधीन निराला, तब वही लिए लगलिए। आइया के बाद 2-3 महीना दिल के हमारे के, आई के बाद जब कोटा खत्म भेले तो खत्म रह गई। राशन नहीं मिला तो अभी किनके से आए थे मिलने के लिए? अभी किन से मिलने आए थे? सर हम सब तैयार चलिए अनुमंडल पदाधिकारी से मिला गए। क्या नाम हो गया आपका? रासलाल राम। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के दर्जिया गांव से शराब बरामदगी की एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां दर्जिया गांव के वार्ड 14 में नल जल योजना को लेकर बनाई गई जल मीनार से अब तक पंचायत के लोगों को जल तो नसीब नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस ने उस निर्माणाधीन जल मीनार से 238 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। हालांकि इस मामले को लेकर 3 लोगों पर शराब तस्करी का FIR दर्ज किया गया है।
मधेपुर थाना क्षेत्र के दर्जिया गांव से पुलिस ने 238 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। यह बरामदगी महासिंह हसौली पंचायत के दर्जिया गांव के वार्ड 14 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल पहुंचाने के लिए निर्माणाधीन पंप हाउस से हुई है। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन पंप हाउस के अंदर गेहूं के भूसा तले प्लास्टिक की बोरियों में शराब का कार्टून छिपाकर रखा गया था। जब्त शराब में अरुणाचल प्रदेश निर्मित रॉयल स्टैग के 375 ml के कुल 238 बोतल में 89 लीटर शराब है, जिसकी कीमत 1 लाख से अधिक बताई जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब जब्त मामले में एएसआई श्रवण कुमार यादव ने थाना में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया है। दर्ज एफआईआर में दर्जिया गांव निवासी लक्ष्मण मुखिया, परमानंद मुखिया व प्रकाश मुखिया को शराब तस्करी का आरोपी बनाया गया है। छापेमारी दल में एसआई सत्येंद्र कुमार, एसआई सुदर्शन राम, एएसआई श्रवण कुमार यादव, एएसआई फहीम खान सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। एक अहम बात जरूर सामने आई कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत 5 साल में नल से जल तो टपका नहीं, लेकिन शराब निकलने लगा है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के विभिन्न वार्डों में अब तक वहां के लोगों को नल जल योजना का जल नसीब नहीं हुआ है। यूं तो आए दिन मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत इस नल जल योजना को लेकर कई अनियमितता की खबर सामने आ रही है, लेकिन जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के विभिन्न पंचायत व वार्ड में सालों पहले शुरू हुआ कार्य अभी तक अधर में लटका हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल से वार्ड के लोगों को अब तक नल का जल नसीब नहीं हुआ। कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण बलि का बकरा वार्ड सदस्य बन रहे हैं। जलापूर्ति नहीं होने के कारण जयनगर प्रखंड के डोडवार पंचायत के वार्ड नंबर 15 लक्ष्मीपुर गांव निवासी जितेंद्र कुमार सिंह, दिलीप राय, साधु प्रसाद, प्रमोद, संजय, किशन, गंगोई, विजय, रामदेव समेत कई ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत के इस वार्ड में जल्द जलापूर्ति के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को पत्राचार किया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि वार्ड सदस्य के द्वारा नल जल योजना के लिए राशि का उठाव कर वर्ष 2018 में ही बोरिंग और पाइप बिछाने का काम किया गया, जबकि पिछले वर्ष जल मीनार का निर्माण कराया गया। पानी लीकेज के लिए 2 दिन पानी चलाया गया, लेकिन आज तक पानी की आपूर्ति नहीं की गई, जिससे उस वार्ड के सैकड़ों परिवार को शुद्ध जलापूर्ति से वंचित होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पंचायत के वार्ड नंबर 15 कमला पश्चिमी तटबंध किनारे बसा हुआ लक्ष्मीपुर गांव है। यह सभी परिवार के लोगों ने पूर्व में 10 से 20 फीट गहराई वाले चापाकल के प्रदूषित पानी से पीने के अलावे अन्य कार्य किया जा रहा है। नल जल योजना का लाभ मिलने पर ग्रामीणों को प्रदूषित पानी पीने की नौबत नहीं आएगी। गौरतलब है कि प्रखंड के सभी 15 पंचायतों के अधिकांश वार्डों का हाल एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। विभिन्न पंचायतों के विभिन्न वार्डों के भोले भाले वार्ड सदस्य और वार्ड क्रियान्वयन समिति सदस्य भी पंचायत प्रतिनिधियों के झांसे में आकर खाते में जमा सरकारी राशि को उनके हवाले कर देते हैं। ऐसा कई मामले का अब तक उद्भेदन हो चुका है। दिक्कत है, जब से 1.5 साल हो गया करीब हम लोगों को नल जल योजना वाला पाइप जो लगा है, तो अभी तक उसमें जो टेस्टिंग किया था लेकिन पानी भी नहीं आया। अभी तक जैसे कि तैसे ही पड़ा हुआ है, चूहा हुआ काट के बर्बाद कर दिया। इसका कोई निगरानी नहीं है। इस संदर्भ में किसी पदाधिकारी को आवेदन किए? एसडीओ बीडीओ को दोनों को जैसे मतलब जानकारी दिए हैं, पिटीशन पड़ा है। क्या नाम हो गया आपका? गंगाई महतो। मामला है यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे पाइपिंग का कार्य सही से नहीं हुआ है, न जल मीनार का कार्य सही से हुआ है। अब तक पानी चालू हुआ ही नहीं है। बोरिंग कब यहाँ का? बोरिंग हो गया था सर, 2018-19 का ही है मामला था। 2018 में बोरिंग हो गया था, 18-19 लेकर के पाइपिंग का कार्य भी पूरा हो गया। जल मीनार बनने से पहले 1 दिन पानी चालू किया गया था, वो भी आधे अधूरे टोटी में पानी आया था, उसके बाद पानी आया ही नहीं अब तक। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, मैं वार्ड नंबर 15 में रहता। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण मधवापुर प्रखंड के रामपुर गांव के कई खेतों में पानी लबालब भरा हुआ है और इसका खामियाजा वहां के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अभी धान रोपनी का समय है, लेकिन खेतों में बहुत अधिक पानी होने के कारण किसान यह नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही रामपुर के एक पीड़ित किसान ने बताया कि खेतों के पानी को सुखाने के लिए उन्हें दमकल चलाना पड़ेगा, जिसके बाद ही वह रोपनी कर सकेंगे। रामपुर में उल्टी गंगा बहने वाली कहावत साबित हो रही है। वहां धान की खेती के लिए दमकल चलाकर खेत को सुखाने की नौबत है। खेत में जरूरत से अधिक पानी जमा होने से पीड़ित किसान बलराम कुमार झा ने बताया कि मानसून आने से पहले अत्यधिक बारिश हुई, रोपने के लिए बिचरा तैयार है, लेकिन खेत में अत्यधिक पानी होने के कारण वह रोपनी के लिए अनुकूल नहीं है। इस वजह से खेती शुरू करने में कठिनाई हो रही है। समय से कृषि भूमि को आबाद करने के लिए दमकल चलाकर खेत से पानी निकाले जाने की बात उन्होंने कही। मैं बलराम कुमार झा, सरपंच मधवापुर, साथ ही मैं किसान हूं। रोहिणी नक्षत्र में हम लोग बीज गिराते आए हैं। बगैर मौसम, बगैर मानसून आए ही इतना बारिश हुआ कि हम लोग खेत से पानी निकाल के परेशान हैं। बिचरा तैयार नहीं हो रहा है। जहां हम लोग बिचरा गिराने के लिए पानी पटाते थे और ऐसा हाल हुआ है इस बार कि बिचरा बचाने के लिए पानी हटाना पड़ रहा है। खेत से दमकल लगा के पानी हटाना पड़ रहा है। साथ ही इस समय हम लोग खेत में कादो करके फसल को लगाते थे, धान का फसल, लेकिन बिचरा नहीं होने के कारण पुनः हम लोग खेत को कादो करवा रहे हैं बिचरा छींटने के लिए। उसके बावजूद भी इतना बारिश हो रही है, मानसून भी आ गया है, उससे पहले भी इतना बारिश हुआ है बगैर मानसून के कि पूरा खेत जो है पानी है। दिन रात दमकल चला के अपने बिराड़ को खाली करवा रहे हैं, मजदूर से पानी हटवा रहे हैं। इसलिए मैं सभी किसान से आग्रह करूंगा, धैर्य रखें, और किसान हमेशा धैर्य और मेहनत के बल पे अन्न उगाया है। हम लोग अन्नदाता हैं, इसीलिए जैसे ही मौसम फ्रेश होता है वैसे ही हम लोग बिचरा पुनः किसी तरह से खेत में डाल के पुनः खेत को हरा भरा करें। जैसे हम लोग अभी तक देश को अन्न देते आए हैं वैसे ही अन्न दें। सभी किसान भाई धैर्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लौकी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जहूरी गांव के 28 वर्षीय सुरेश कुमार दास की वज्रपात के कारण मौत हो गई। वज्रपात के बाद उन्हें स्थानीय सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी मौत के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। मौसम के इस बदलाव के बीच लौकही से ठनका गिरने की एक खबर सामने आई है, जहां लौकही थाना क्षेत्र के जहूरी गांव निवासी 28 वर्षीय सुरेश कुमार दास की मौत हो गई। सुरेश बलुआ में सड़क पर मजदूरी का काम कर रहा था। इसी दौरान ठनका की घटना घटी। लौकी थाना क्षेत्र का सुरेश कुमार दास वज्रपात का शिकार हुआ। मृतक लौकी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पिता का नाम स्वर्गीय रतिलाल दास है। मृतक सुरेश कुमार अपनी पत्नी, 2 लड़की व 1 लड़के के साथ रहता था। ठनका गिरने के कारण उसकी मौत सीएचसी में हो गई। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत होने के बाद उसे आगे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। इधर सुरेश की मौत के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। उसकी पत्नी और उसके बच्चों का रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना को लेकर सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर एक बैठक की। इस दौरान सभी विभाग के पदाधिकारियों को योजना से संबंधित कार्यों को लेकर कई प्रकार के निर्देश दिए गए।
जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली से संबंधित सभी विभागों के साथ गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा बैठक किया गया। इस दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता, मधुबनी के उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विद्युत कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, जिला लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, लघु सिंचाई पदाधिकारी व सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला के सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ उनके विभाग से जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य व उसकी पूर्णता पर विस्तृत चर्चा करते अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि सप्ताह में 2 दिन उनके द्वारा जल संचयन संबंधित अतिक्रमणवाद की सुनवाई कर उसे शीघ्र निष्पादित कराना जाना है। साथ ही जहां जहां तालाब से संबंधित कार्य पूर्ण कर लिया गया है उसको पोर्टल पर शीघ्र एंट्री करवाना सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में शौचालय से बरामद किया पुलिस ने विवाहिता का शव, ससुराल पक्ष के लोग फरार। बाबूबरही के देवरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, दोनों पक्ष से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मधुबनी शहर में नगर निगम का जल जमाव के विरोध में हुई तैयारियों का खुला पोल, हल्की बारिश से ही मोहल्ले भर में हुआ जल जमाव। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बेनीपट्टी थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। रईका थाना क्षेत्र के कोठा टोल निवासी पीड़ित वृद्ध महिला अपने दिव्यांग पुत्र के साथ अंचल कार्यालय के सामने बैठी धरना पर। देवधा थाना की पुलिस ने जयनगर से 3 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार।
साहरघाट और मधवापुर थाना क्षेत्र के 3 अलग जगहों से पुलिस ने बरामद किए 306 लीटर विदेशी शराब, 3 वाहन जब्त, 4 धंधेबाज गिरफ्तार। रेका में अब तक नहीं हो सका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, अधर में लटकी है योजना। जयनगर के परवा बेलही पंचायत के दर्जनों लाभुक पीडीएस अनाज से है वंचित, विक्रेता के द्वारा नहीं दिया जा रहा अनाज, लाभुकों ने कार्यालय पर जमकर काटा बवाल। मधेपुर के दर्जिया गांव से जल मीनार से नहीं निकला जल, टपकने लगा शराब। जयनगर प्रखंड के कई पंचायतों में लोग अब तक नल जल योजना से है वंचित। 2018 में लगाई गई बोरिंग और बिछाई गई पाइप, अब तक नहीं आया नल में जल। मधवापुर प्रखंड के रामपुर गांव में खेतों में लगा है पानी, धान की रोपनी के लिए किसानों को दमकल चलाकर सुखानी पड़ रही है खेत। लौकी के झहुरी गांव में वज्रपात से एक 28 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से जल जीवन हरियाली को लेकर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल ब्लड बैंक में ब्लड प्लस और रक्तदाता ग्रुप ने लगाया कैंप, 30 व्यक्तियों ने किया स्वेच्छा से रक्तदान। जयनगर के कुरहिया पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रहमतुल्लाह ने इच्छिक कोष से कराया घाट का निर्माण। मधुबनी के एलआईसी अभिकर्ता कार्यालय में अभिकर्ताओं की हुई बैठक, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय 16 से 30 जून तक अभिकर्ता मनाएंगे अभिकर्ता विश्राम दिवस। जयनगर के मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में 10 दिन से चल रहे गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस का हुआ समापन। और मधवापुर के नवटोली में कोरोना मुक्ति की कामना को लेकर कलाकार भक्तों ने किया हनुमान आराधना। रविवार 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मधुबनी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड प्लस व रक्तदाता ग्रुप के सहयोग से कैंप लगाया गया। इस कैंप में 30 से अधिक व्यक्तियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड प्लस तथा रक्तदाता ग्रुप के द्वारा कैंप लगाया गया, जिसमें 30 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने कहा कि मरीजों को ब्लड की कमी कभी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले में 2 स्वयंसेवी संस्था द्वारा समय समय पर रक्तदान कर लोगों की जरूरत को पूरा किया जाता है। साथ ही अन्य कई संगठनों के द्वारा भी समय समय पर रक्तदान किया जाता रहता है। इसके अलावा ब्लड बैंक द्वारा भी 15 से 20 ऐसे लोगों का समूह तैयार किया गया है जो कभी भी ब्लड की जरूरत होने पर निःशुल्क ब्लड डोनेट कर जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। इस अवसर पर ब्लड बैंक के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में लगभग 30 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कोरोना वैक्सीनेशन से पूर्व रक्तदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन के साथ साथ जरूरतमंदों के लिए रक्त की मांग को पूरा करने के लिए रक्तदान भी आवश्यक है। उनका कहना है कि कोविड संक्रमण काल में भी सुरक्षित रहकर रक्तदान किया जा सकता है। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोविड टीकाकरण के पहले या दोनों डोज लेने के 14 दिनों बाद रक्तदान किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि रक्तदान किसी भी जरूरतमंद को एक नई जिंदगी दे सकता है। रक्तदान महादान है और कोविड काल में तमाम सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए रक्तदान किया जा सकता है। रक्तदान का कोविड संक्रमण से कोई संबंध नहीं है।
रक्तदान के कई फायदे हैं। यह शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है और व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। रक्तदान से हृदयाघात की संभावना कम होती है। कोविड काल में रक्तदान करने से पूर्व ब्लड बैंक में संक्रमण से बचाव, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर या साबुन पानी से हाथों की नियमित धुलाई, शारीरिक दूरी जैसे मानकों का पालन कर रक्तदान किया जा सकता है। रक्त विकार संबंधी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए ब्लड की जरूरत होती है। ऐसे में उन लोगों का ध्यान रखना भी सभी की जिम्मेदारी हो जाती है। रक्त विकार की समस्या जैसे थैलीसीमिया, हीमोफीलिया व ब्लड कैंसर से प्रभावित लोगों को रक्त की हमेशा जरूरत होती है। एनीमिया प्रभावित गर्भवती महिलाओं के प्रसव संबंधी जोखिम को कम करने के लिए भी रक्त की जरूरत होती है। अत्यधिक रक्तस्राव से प्रसूता की जान भी जा सकती है। वहीं अन्य प्रकार के सर्जरी के दौरान भी रक्त की जरूरत लोगों को होती है। ऐसे समय के लिए अधिकतर लोग ब्लड बैंक पर ही निर्भर होते हैं। खून की आवश्यकता की पूर्ति तभी संभव है जब ब्लड बैंक में पर्याप्त खून का भंडारण किया गया हो। ऐसे में एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा रक्तदान किया जाना महादान माना जाता है। रक्तदान दिवस है, इस अवसर पर आपने यहाँ सरकारी अस्पताल के या सिविल सर्जन के माध्यम से किस तरह की व्यवस्था की गई? आज विश्व रक्तदाता दिवस है, इसीलिए पूरे विश्व में आज के दिन रक्तदान किया गया है। लेकिन ऐसा कर गया है कि अभी कोरोना महामारी के चलते ज़्यादा गैदरिंग नहीं हुई, इसीलिए यह शिविर रक्त अधिकोष में भी कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए लगाया गया। इसमें व्यवस्था यही रहता है कि एक डोनर के लिए 25 रुपया आता है। इसी हिसाब से उन लोगों को पानी, जूस दिया जाता है। कितने लोगों का आज रक्तदान यहाँ पर हुआ है? अभी तक 15 लोग करीब हुए हैं और लोग आ ही रहे हैं। तो जो लोग रक्त आज डोनेट कर रहे हैं उसको क्या बाद में इस चीज़ का लाभ मिलेगा? उसके लिए क्या प्रावधान है? प्रावधान है अभी सरकार में कि जो उनको हम लोग डोनेशन के बाद कार्ड दें, वह कार्ड 6 महीना के लिए वैलिड रहेगा, जिस पर उस आदमी को या उनके परिवार वाले को 6 महीना के अंदर में 1 यूनिट ब्लड मिलेगा। लेकिन इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग अभी भी डोनेशन का इतना महत्व नहीं देते। एक्चुअली जब हम कहीं भी कोई चीज़ डोनेट करते हैं, कहीं भी डोनेट हम लोग करते हैं, तो हम लोग उससे क्या कोई अपेक्षा रखते हैं? ब्लड बैंक या हम लोग सरकार इसलिए लगाती है, मेन कैंप का पर्पज है कुछ बीमारी जैसे हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एक्सीडेंट, पीपीएस, कैंसर मरीज, उसको हम लोग यहाँ रिप्लेसमेंट का ब्लड देते हैं। जो आप भी अगर दिखेगा उस मरीज को भी था तो आप खुद कहिएगा कि उनको ब्लड दे दीजिए। इसीलिए उस मरीज को फायदा पहुंचाना हम लोगों का प्राइम है। और लोग तो जिनको आदमी है वो देते हैं, चूंकि अपने यहाँ कॉन्शसनेस का अभाव है, इसीलिए ये चीज होता है। WHO के गाइडलाइन के अनुसार हर एक जगह 1% पॉपुलेशन का ब्लड डोनेशन होना चाहिए। आज मधुबनी जिला का पॉपुलेशन 53 लाख है, यहाँ 53,000 लगभग डोनेशन साल में होना चाहिए, जो कि लगभग 3,000 करीब होता है। इसमें क्या चीज की कमी के कारण इतना कम डोनेशन हो रहा है, यहाँ डोनेट हो रहा है? आदमी की अशिक्षा के कारण आदमी ब्लड डोनेशन से डरते हैं। इसी के कारण वो अगर खुद समझें कि ब्लड डोनेशन से जो फायदा है उसको नहीं समझ पाते हैं, इसी कारण डोनेशन है। इंसान अगर अपने इच्छा अनुसार ब्लड डोनेट करता है उससे क्या फायदा होता है? ब्लड डोनेशन से क्या फायदा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो शरीर में सेल्स है, जैसे रेड सेल चल रहे, उसका लाइफ लिमिट है। जैसे रेड सेल का उदाहरण है तो वह 120 दिन तक जीवित रहता है। यंगर सेल का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है बनस्पत ओल्ड सेल से। अगर हमारे शरीर से पुराना सेल निकल जाता है तो फिर तुरंत बॉडी में ऐसा बना हुआ है कि तुरंत नया सेल ब्लड के फ्लो में आ जाएगा, जिसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। मान लीजिए कोई हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का मरीज है,
तो वो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा रहने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर वो घट गया तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक घट जाएगा। कोई आदमी हाइपर कोलेस्ट्रीमिया का मरीज है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा है, वो ब्लड निकलने से तुरंत कम हो जाएगा। इस तरह से ब्लड से बहुत ज्यादा ही फायदा। विनोद कुमार झा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रक्त को सदर अस्पताल। कहाँ के रक्तदान किया? रक्तदान आज रक्तदान और चूँकि रक्तदान खून हत्या दिवस है और हमने चाहा कि मतलब आज क्यों नहीं मतलब खून हत्या किया करें, क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि अगर मेरे खून देने से किसी का अगर जान बच जाता है तो ये किसी का भला ही होगा। इस वजह से हमने चाहा कि आज खून हत्या का मतलब इसका अहम दिन है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कुरहिया पंचायत में पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद रहमतुल्लाह लगातार विकास योजना के कार्यों पर तत्पर है। इसी बीच उन्होंने एकमात्र प्राचीन मधोई तालाब के जीर्णोद्धार को लेकर अपने ऐच्छिक कोष से घाट का निर्माण कराया है। उनका कहना है कि इस घाट के निर्माण के बाद छठ जैसे व्रत में लोगों को काफी सहायता मिलेगी। जयनगर प्रखंड के कुरहिया पंचायत में पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मानव विकास की गंगा बहा दी है। उन्होंने पंचायत के लोगों को हर वह सुविधा मुहैया करा रहे हैं और उसके लिए तत्पर हैं। पंचायत का एकमात्र प्राचीन मधोई तालाब के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने अपने ऐच्छिक कोष से घाट का निर्माण करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घाट के निर्माण से खासकर छठ पूजा में छठ व्रतियों को इसका लाभ मिलेगा। मोहम्मद रहमतुल्लाह अपने क्षेत्र में पीडीएस सड़क, पुलिया का निर्माण और खरंजाकरण व मिट्टी भराई जैसे कार्य को पूरा कराया है और उसके बाद से पंचायत के लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। ये आज जो सदियों बाद घाट का निर्माण हो रहा है, इसका निरीक्षण हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जयनगर एवं जेई जयनगर के द्वारा निरीक्षण किया गया और हमारे प्रखंड प्रमुख श्री सचिन कुमार सिंह जी के सहयोग से और ऐच्छिक कोष से ये घाट के लिए राशि दी गई है और खास करके ये घाट का निर्माण छठ व्रतियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम चाहेंगे कि इसी तरह हमारे प्रखंड प्रमुख जयनगर हम लोगों को सहयोग करते रहे तो हम गांव के विकास में हमेशा हाथ बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह विकास का काम होता रहेगा। मैं माननीय प्रखंड प्रमुख महोदय को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा पोखर में एक और घाट का निर्माण होना चाहिए ताकि छठ व्रतियों को कठिनाई का सामना करना नहीं पड़े और आसानी तरीका से त्यौहार मनाने का कष्ट करें। मैंने अपने पंचायत में लगभग 1 करोड़ राशि से मनरेगा का भी काम करने का काम किए हैं, जैसे 15 नंबर वार्ड में भी किए हैं, परसाही पर भी किए हैं, चबूतरा का भी निर्माण किए हैं। इसके बाद में कई जगह मदरसा का भी मिट्टीकरण करने का काम किए हैं और आप देख रहे हैं कि ये घाट का भी निर्माण हुआ है। ये हम लोगों को ऐच्छिक कोष से हुआ है और इसी तरह यदि हम लोगों को सरकार की तरफ से सहयोग होता रहे, हमारे प्रखंड प्रमुख जयनगर की तरफ से सहयोग होता रहे तो हम विकास के काम में कभी अवरुद्ध करने का काम नहीं करेंगे और काफी हद तक गति देने का काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है, मैं अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी एलआईसी अभिकर्ता कार्यालय के कक्ष में एलआईसी के सभी आम अभिकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अभिकर्ताओं की 20 सूत्री मांग को लेकर सभी अभिकर्ता 16 जून से
30 जून तक अभिकर्ता विश्राम दिवस मनाएंगे और इस दौरान अभिकर्ता किसी भी प्रकार के नए कार्यों को नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने एलआईसी के विकास पदाधिकारियों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। मधुबनी के एलआईसी कार्यालय के अभिकर्ता कक्ष में आम अभिकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन के शाखा अध्यक्ष अश्विनी कुमार झा ने किया। शाखा संघ के सचिव मनोज मिश्र ने कहा कि 16 जून से 30 जून तक संपूर्ण देश में निगम द्वारा अभिकर्ताओं के उपेक्षा के विरुद्ध अभिकर्ता विश्राम दिवस का आयोजन होगा। बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एलआईसी का सेवा करते हुए देश में हजारों अभिकर्ता का कोरोना काल में दर्दनाक मृत्यु हो गया, लेकिन निगम प्रबंधन ने मृत अभिकर्ताओं के आश्रितों के जीवन यापन के लिए किसी सहयोग पर विचार नहीं किया। इस दौरान उन्होंने प्रमुख मांगों को रखा, जैसे मृत अभिकर्ताओं के आश्रित को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग और बच्चों के पढ़ाई का प्रबंध किया जाए। वहीं 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन भी दिया जाए। बीमा धारकों के लिए कोरोना काल के प्रीमियम एवं ऋण पर विलंब शुल्क को माफ किया जाए। समूह बीमा 25 से 50 लाख दुर्घटना बीमा सहित किया जाए। कोविड महामारी के दौर में क्लब मेंबर रिलैक्सेशन मिले। 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा व 1 लाख रुपए कोविड एडवांस सहित 20 सूत्री मांगों को लेकर विश्राम दिवस का निर्णय लिया गया है। बैठक को संघ के कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह, राजेश रंजन, अमीर मिश्र, टेकनाथ पाठक, रविंद्र कुमार झा, श्रवण कुमार झा, अजय कुमार मिश्र, अशोक ठाकुर, दुर्गानंद ठाकुर, राजेश झा, मदन मोहन मिश्र ने संबोधित किया। साथ ही प्रजापति झा, ध्रुव कुमार भारती, संजय कुमार झा व कई लोग मौके पर उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 16 से 30 जून तक नया बीमा, रिन्यूअल प्रीमियम, पॉलिसी ऋण, समर्पण मूल्य सहित अन्य सभी कार्यों से अभिकर्ता अलग रहकर विश्राम दिवस को सफल करेंगे। बैठक में एलआईसी अधिकारी, कर्मचारी व विकास अधिकारी से आंदोलन को सफल बनाने में नैतिक सहयोग करने का निवेदन किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गुरु सिख के 5वें अर्जुन देव महाराज के शहीदी दिवस का समापन हुआ। इस दौरान सिख समुदाय के लोगों में खास उत्साह देखा गया। लंगर का भी आयोजन किया गया। सिख समुदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव महाराज के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे 10 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन सोमवार को मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में अमृत की धारा बरसी। सिख समुदाय के महिला पुरुषों में गुरु अर्जुन देव महाराज के शहीदी दिवस को लेकर खास उत्साह देखा गया। 10 दिन पूर्व से ही गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन व गुरुवाणी का पाठ किया जा रहा था। इस अवसर पर सभी अपने अपने घरों से प्रसाद लाकर भोग लगाते व लंगर का आयोजन करते। सोमवार की सुबह से ही गुरुद्वारा में पाठ का आयोजन कर चना व शरबत का लंगर लगाकर आने जाने वाले राहगीरों में वितरण किया गया। गुरुद्वारा कमेटी के सरदार राजू सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष गुरु अर्जुन देव महाराज के शहीदी दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सिख समुदाय के लोग गुरु के सिपाही हैं। इस अवसर पर सरदार महेंद्र सिंह, सरदार लालजी सिंह, पिंचू सिंह, छोटू सिंह, सरदार सेठी सिंह, सरदार रोशन सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। हो रहा है ये वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जुन देव जी गुरु महाराज का शहीदी गुरुपुरब मनाया जा रहा है। उनके शहीदी गुरुपुरब के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की ओर से चना का प्रसाद और छबील का प्रसाद, कच्ची लस्सी छबील प्रसाद लगाया जा रहा है। इसके पहले क्या कोई कार्यक्रम हुआ है क्या? इससे पहले लगभग 10 दिन से ही मतलब गुरुद्वारा में प्रोग्राम इस तरीके का होता आ रहा है। आज के दिन शहीदी गुरुपुरब मनाया जाता है, जिसमें आज ये 14 तारीख है और 14 तारीख को ही शहीदी गुरुपुरब मनाया जाता है गुरु अर्जुन देव जी महाराज। क्या नाम हो गया? मेरा नाम सरदार जगदीश सिंह है और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो शरबत बांट रहे हैं, सरदार महेंद्र सिंह जी, छोटू सिंह जी, सरदार सिंचू सिंह जी, सरदार राजू सिंह जी, सरदार थैंकी सिंह जी और भी बहुत आदमी हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
मधवापुर प्रखंड के साहर नवटोली में कोरोना मुक्ति की कामना को लेकर भगवान हनुमान की आराधना की गई। इस दौरान श्री रजत योजना एकल वर्ष जयंती के कलाकारों ने भजन कीर्तन पेश किए। कोरोना मुक्ति की कामना को लेकर साहर नवटोली में कलाकार भक्तों ने संकटमोचन हनुमान आराधना की। आयोजन समिति प्रमुख परमेश्वर महतो ने बताया कि विश्व मानव कल्याण के उद्देश्य से यह आयोजन इलाके के अनेक जगहों पर बारी बारी से किया जा रहा है। एकल अभियान श्री हरि कथा योजना के कलाकारों के द्वारा आयोजन किए जाने की जानकारी आयोजन समिति के अधिकारियों ने दी। इस कार्यक्रम में व्यास उपेंद्र यादव, बाबा कमल झा, शंकर साह, राम लक्ष्मण पासवान, राम इकबाल, सुशील यादव ने अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।